हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज इन एंड्रॉयड, और जो लास्ट वीडियो था उसमें हम सर्च कर रहे थे r.java फाइल। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी एप्लीकेशन को हम बिल्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उसमें जितने भी रिसोर्सेज है उन सब रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए एक कॉमन फाइल ऑटो जनरेट होती है r.java फाइल। ये r.java फाइल जो है उसमें एक्चुअली एक आउटर क्लास होता है r। ओके, और उस r क्लास के अंदर बहुत सारे नेस्टेड क्लास होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज है आपके, उस हिसाब से हर एक प्रकार के रिसोर्स के लिए एक अलग नेस्टेड क्लास बनेगा, टॉप लेवल नेस्टेड क्लास। और हर टॉप लेवल नेस्टेड क्लास के अंदर जो भी पर्टिकुलर रिसोर्स है उस नाम का एक पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर मेंबर बनेगा। इसका कारण ये है कि आप रिसोर्सेज को डिफाइन करते हो एज एन XML और अपने डायरेक्टरी में, और उसको आपको रिफ़र करना है जावा के कोड से, इसलिए उनको एज ए जावा कांस्टेंट रेफरेंस दिया जाता है एक कंबाइंड जगह पे। ओके, जहाँ से उसको हर कंपोनेंट अपनी एप्लीकेशन में कहीं भी किसी भी जगह से हम उसको एक्सेस कर पाए। तो हम ये r.java फाइल ढूंढ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ये r.java फाइल हमारी एप्लीकेशन में ऑटो जनरेट होती है और वो किस जगह पे लोकेटेड भी होती है। ओके, बट अब क्या है कि अब जो नए वर्जन्स आ रहे हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, उसमें ये r.java फाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या है, देखो, फॉर फास्टर आर क्लास जनरेशन, आर है तो क्लास ही, ओके, वो आउटर क्लास है। उसके अंदर सपोज़ कि मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ कि आपने एक स्ट्रिंग रिसोर्स बनाया, ओके, जिसका नाम आपने दिया है कंपनीज। ओके, तो होगा क्या कि आपका जो एक क्लास बना हुआ होगा इस तरह से, पब्लिक इंटरनली ऐसा क्लास बनेगा, पब्लिक क्लास आर, उसके अंदर क्लास स्ट्रिंग, ओके, और उसके अंदर यहाँ पे पब्लिक इंटीजर, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर, क्या नाम है इसका, कंपनीज इज इक्वल टू सम हेक्साडेसिमल वैल्यू, दैट इज इट्स एड्रेस। उसी तरह से जितने भी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स है, स्ट्रिंग रिसोर्स है, वो यहाँ पे डिफाइन होंगे। सपोज़ कि आपने कोई ड्राइबल फोल्डर में इमेज रखी है, JPG इमेज, जैसे कि cadbury.jpeg। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये R क्लास में कहीं पे एक क्लास बना होगा, क्लास ड्राइबल, यहाँ पे भी स्ट्रिंग का S स्मॉल में होगा। ओके, ये क्लास इस तरह से बनेगा, और उसमें क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर कैडबरी, ओके, इज इक्वल टू सम हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो एक्चुअली ये कंपनी स्ट्रिंग मेमोरी में कहीं पे स्टोर तो हुआ होगा। उसी तरह से ये कैडबरी इमेज जो है कैडबरी का, वो भी मेमोरी में कहीं पे स्टोर हुआ होगा। तो उसका जो एड्रेस है वो रेफरेंस, मतलब कि वो एड्रेस इस कांस्टेंट में आ जाता है। उसी तरह से इसका एड्रेस यहाँ पे कैडबरी नाम का कांस्टेंट बनेगा। देखो, यहाँ पे कैडबरी नाम का रिसोर्स है, तो उसके अनुरूप यहाँ पे कैडबरी नाम का कांस्टेंट बनेगा वही नाम से। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर आपने जावा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सपोज़ मैं इस कंपनी नाम के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ। अब देखो, मुझे एक्चुअली करना क्या है, वो कंपनी स्ट्रिंग रिसोर्स जो है उसको एक्सेस करना है, ठीक है, लेकिन वो तो XML में है। जावा के प्रोग्राम में, जावा के कोड में कैसे एक्सेस करूँगा, तो वो कंपनी स्ट्रिंग रिसोर्स जो भी है, लेकिन वो मेमोरी में कहाँ पे है, इस एड्रेस पे।
और इस एड्रेस का रेफरेंस मेरे पास किस में है, इस कांस्टेंट में, तो उसको एक्सेस करना है मेरे को। तो ये कंपनी एक स्टैटिक मेंबर है, ओके, और ये पब्लिक भी है, तो मैं उसको बाहर एक्सेस कर सकता हूँ क्लास के, लेकिन उसको क्लास के बाहर यूज़ करने के लिए मुझे क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टैटिक मेंबर है, स्ट्रिंग डॉट कंपनीज। ओके, अब ये स्ट्रिंग क्लास कोई इंडिपेंडेंट क्लास तो है नहीं, वो भी किसी और क्लास के अंदर आया हुआ क्लास है, और वो भी मेरे ख्याल से पब्लिक होगा, तो ही उसको हम बाहर एक्सेस कर पाएंगे। तो ये स्ट्रिंग क्लास भी आर क्लास के अंदर आया हुआ है, तो इस तरह से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे इमेज एक्सेस करनी है कैडबरी वाली, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, r.drawable.cadbury, क्योंकि आर क्लास के अंदर आया हुआ ड्रॉएबल क्लास, टॉप लेवल नेस्टेड क्लास, हाँ ये भी सभी क्लास स्टैटिक होंगे, स्टैटिक क्लास है, इसलिए क्लास का नाम आगे लिखना पड़ता है आर, क्योंकि ये जो क्लास है वो आर क्लास का स्टैटिक मेंबर है, तो आर क्लास का नाम लिख के हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये मुझे कैडबरी मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार का रिसोर्स एक्सेस करने की तरकीब बताई मैंने आपको, लेकिन ये आर फाइल जो है वो हमें बनानी नहीं पड़ती, ना ही हम उसको कभी मॉडिफाई करेंगे गलती से भी, ये ऑटो जनरेटेड है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये फाइल मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब क्या है कि जो पुराने वर्जन्स थे एंड्रॉयड स्टूडियो के, इक्लिप्स के, उसमें हमको ये r.java फाइल देखने को मिलती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब ये जो नए वर्जन्स है एंड्रॉयड स्टूडियो के, उसमें जो ग्रेडल है, एक्चुअली ये आर फाइल को कौन क्रिएट करता है, ग्रेडल प्लगइन। ओके, जैसे ही आपने प्रोजेक्ट में नए रिसोर्सेज रखे और प्रोजेक्ट को कंपाइल किया, तो ऑटोमेटिकली आर फाइल भी मॉडिफाई होके रीजनरेट होगी, मतलब कि जो भी नया आपने रखा है वो सब उसमें लिखा जाएगा। लेकिन आज के दिनों में जो नए वर्जन्स है एंड्रॉयड स्टूडियो के, वो आपके रिसोर्सेज के अनुरूप आर फाइल में चेंज तो करेगा, लेकिन r.java फाइल वो नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली r.class फाइल जनरेट कर देगा। r.class भी नहीं, r.jar फाइल। jar फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, jar फाइल है वो जावा के क्लासेस का कलेक्शन है। तो ये एंड्रॉयड प्लगइन अब फास्टर एक्सेस के लिए, फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए r.java फाइल बनाने के बजाय, क्योंकि पहले क्या होता था, r.java फाइल बनती थी, वो कंपाइल होती थी, तब जाके r.class फाइल बनती थी। अब डायरेक्टली बाइट कोड्स मतलब कि क्लास में परावर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, ओके, और डायरेक्टली जार फाइल क्रिएट होती है। देखिए यहाँ पे ये अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर है, सपोज ये अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर, देखो v4u ऐप नाम है प्रोजेक्ट का। तो देखो मैंने उसमें r सर्च करवाया तो मुझे क्या मिला, r.jar फाइल है। ये डायरेक्टली वो जार फाइल है कि जो आपके रिसोर्सेज और आर क्लास को कंपाइल करने से क्रिएट हुई है, ठीक है। ये पूरा बाइट कोड वाली फाइल है। और उसी तरह से अगर हमें देखना हो तो एक मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम देखना चाहे तो देख सकते हैं, एक r.txt फाइल बनती है, txt फाइल केवल पढ़ने के लिए, वो कंपाइल तो नहीं होगी। वो कहाँ पे है txt फाइल, अगर आपको देखना है तो आपके प्रोजेक्ट में जाके आपको यहाँ पे जो एंड्रॉयड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट, ओके। फिर प्रोजेक्ट में जाके आपको ऐप सिलेक्ट करना है, ऐप फोल्डर सिलेक्ट करना है आपको इस तरह से। उसके अंदर बिल्ड फोल्डर सिलेक्ट करना है, उसके अंदर जनरेटेड बिल्ड के अंदर इंटरमीडिएट फोल्डर सिलेक्ट करना है, और इंटरमीडिएट फोल्डर के अंदर आपको सिलेक्ट करना है रन टाइम सिंबल लिस्ट, उसके अंदर डिबग, तब जाके आपको ये r.txt फाइल मिलेगी, देखो इस तरह से, ठीक है। और ये देखिए आप r.txt फाइल है, ये आपके सामने है r.txt फाइल, सभी कॉन्स्टेंट्स उसमें लिस्ट किए गए हैं। आप देखो तो इंटीजर, एट्रीब्यूट, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमने बनाए, जैसे कि कंपनी नाम का हमारा एक रिसोर्स है, तो यहाँ पे कंपनी नाम का एक ये है, फिर टैग लाइन्स नाम का एक मैंने स्ट्रिंग बनाया हुआ है, तो वो भी है। फिर और भी जो हमने बनाए हैं रिसोर्सेज, वो सभी यहाँ पे लिस्ट आउट होंगे, ओके। तो ये है आपकी r.java,
ओके, r.java तो अब नहीं बनती है, r.txt है, जिसमें वो सभी मेंबर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन से डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में बना सकते, यूज़ कर सकते। देखिए, रिसोर्सेज सब कहाँ पे होते हैं? RES में। अभी हमने देखो, मैंने आपको बात की कि भाई स्ट्रिंग्स में मेरे पास ये सॉन्ग्स नाम का रिसोर्स है, फिर कंपनीज नाम का ये मेरा एरे रिसोर्स है, फिर टैग लाइन्स का भी मेरे पास रिसोर्स है ये वाला। तो वो सभी इस r.txt में अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे कि सॉन्ग्स नाम का भी है, देखो सॉन्ग्स भी मिला, इंटीजर प्लूरल सॉन्ग्स, यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास इस फाइल में प्लूरल्स डिफाइन किया गया है मैंने सॉन्ग्स नाम का, तो वो भी r.txt में मिलता है देखने को अपने को। नाउ लेट्स स्टार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल वैल्यूज़, अब सिंपल वैल्यूज़ जैसे कि इंटीजर, बुलियन, स्ट्रिंग, इनको भी एक रिसोर्स बना के यहाँ पे यूज़ करने का सजेशन दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड द डेटा इज़ एक्सटर्नल टू योर एप्लीकेशन। आपके एप्लीकेशन के अंदर नहीं बनेगा, वो बाहर बनेगा, आप उसको अंदर यूज़ करोगे। सिंपल वैल्यूज़ इंक्लूड स्ट्रिंग, कलर्स, डायमेंशन, स्टाइल्स एंड एरेज of strings and integers. All simple values are stored in RES values. जो भी सिंपल वैल्यूज़ है, मतलब कि सिंपल वैल्यूज़ में किसका समावेश किया गया है? कलर्स का, थीम्स का, स्टाइल्स का, ओके, उन सभी को यहाँ पे वैल्यूज़ में स्टोर किया जाता है। कलर्स, डायमेंशन, स्ट्रिंग, स्टाइल, ओके, रिसोर्स वैल्यूज़ फोल्डर। All the resources are stored in separate XML file for convenience. फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन strings.xml। हर एक प्रकार की रिसोर्स को अलग अलग फाइल में स्टोर किया जाता है, जैसे कि स्ट्रिंग रिसोर्स को strings.xml में, स्टाइल्स को styles.xml में, कलर्स को colors.xml में। ये आपको एक नमूना पेश किया, एक एग्जांपल पेश किया है string.xml का, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग एक यहाँ पे आप देख सकते हो बनी हुई है, ऐप नेम, फिर प्लूरल्स बनाए हैं, कलर बनाया है। ओके, ये मैंने आपको मेरी string.xml फाइल भी बताई। देखो, ये रिसोर्सेज टैग से शुरू होता है, फिर उसमें स्ट्रिंग टाइप के रिसोर्स के लिए स्ट्रिंग लिखते हैं हम, उसको नाम देते हैं और उसका कुछ नाम होता है, और फिर उस स्ट्रिंग की वैल्यू क्या देना चाहते हैं वो हम नोट्स के बीच में लिखेंगे। सिमिलरली ये प्लूरल्स नाम का मैंने एक स्ट्रिंग रिसोर्स बनाया है, सॉन्ग्स, मतलब कि सॉन्ग्स को सिंगुलर और प्लूरल में मुझे अलग अलग डिस्प्ले करना है उसके लिए। फिर ये भी स्ट्रिंग रिसोर्स है, नेम इज़ इक्वल टू हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे बनाया है, कलर्स, ओके। फिर ये वाला colors.xml जिसमें अलग अलग कलर डिफाइन किए हैं। हर एक रिसोर्स फाइल की शुरुआत तो ऐसे ही होगी, XML का वर्जन और रिसोर्स टैग, फिर उसका पर्टिकुलर टैग होगा, जैसे कि स्ट्रिंग टैग, कलर टैग, स्टाइल टैग, एट्सेट्रा, ओके। String resources are the most commonly used resources within our Android application. Using string resources help us to maintain consistency within our application. देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि string name equal to some name, फिर उसकी वैल्यू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये HTML के अनुरूप एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके, मतलब कि ये लेस देन साइन, फिर B, फिर ग्रेटर देन साइन, स्टॉप, लेस देन साइन, फिर /b, मतलब कि बोल्ड में लिखा है ये स्टॉप, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और डायरेक्टली इस तरह से भी B करके लिख सकते हैं। अब देखो, उसको एक्सेस कैसे करें? ये जो XML में लिखा है हमने, XML में उसको एक्सेस करना हो तो जावा के कोड में आप लिख सकते हो गेट स्ट्रिंग r.string. उसका नाम, ओके। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग चाहिए आपको, इस प्रकार की फॉर्मेट किया है, फॉर्मेट आपने इस तरह का किया है, तो string.format और स्ट्रिंग का नाम, ओके, जो आपने रिट्रीव किया, फिर उसमें कोई वैल्यू भी दे सकते हो यहाँ पे। और ये HTML का आपने यहाँ पे देखो, HTML स्टाइल का
स्ट्रिंग आपने लिखा है तो HTML डॉट फ्रॉम HTML ऐसा करना होगा आपको। प्लूरल्स मैंने आपको बताया कि भाई एक ही शब्द के आप एक वचन और बहुवचन अलग अलग रखना चाहते हो, जिसको आप अपने क्लाइंट को योग्य स्वरूप से डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आप प्लूरल्स भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे यूनिकॉर्न काउंट एक प्लूरल है और उसको एक्सेस करने के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, रिसोर्सेज गेट रिसोर्सेज यूनिकॉर्न एक वेरिएबल बनाया, रिसोर्सेज डॉट गेट क्वांटिटी स्ट्रिंग लिखा। क्या लिखा, गेट क्वांटिटी स्ट्रिंग। इसमें आप देख सकते हो कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। %d जो है वो इंटीजर के लिए है। गेट क्वांटिटी स्ट्रिंग पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो इस रिसोर्स का नाम आएगा जो हमने रखा है यूनिकॉर्न काउंट, r.plurals.unicorn काउंट। फिर दूसरी आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पे कि आप कितनी वैल्यू पास करना चाहते हो। आपने 1 पास किया तो ये आउटपुट आएगा 1 यूनिकॉर्न, और अगर आपने 2 पास किया तो ये आएगा, और अगर ये आता है सेकंड वन अदर वाला तो %d की जगह पे क्या आएगा, वो आपने यहाँ पे पास किया। ओके, तो अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हो और यहाँ पे भी 2 लिखते हो तो आउटपुट क्या आएगा, 2 यूनिकॉर्न्स। कलर रिसोर्सेज, हाँ ये कलर को भी आप रिसोर्स बना के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अलग अलग कलर आप रेड, ब्लू और ग्रीन के संयोजन से डिफाइन कर सकते हो और उसको एक नाम भी दे सकते हो। इससे एडवांटेज क्या मिलता है, सपोज़ कि मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि भाई मुझे अपनी एप्लीकेशन में जहाँ पे भी मैंने टेक्स्ट यूज़ किए हैं आउटपुट में, उनका कलर सेम रखना है। तो यहाँ पे हम आप देख सकते हो कि ये कलर रिसोर्सेज में ये कलर नेम इक्वल टू रेड बैकग्राउंड, और देखिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो उसकी शुरुआत हैश से होगी। या तो आप RGB, RRGGBB, ARGB, A फॉर अल्फ़ा, या फिर AA, RR, GG, इस तरह से रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा का कॉम्बिनेशन करके कोई कलर डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो ये कलर रिसोर्स है, ठीक है। और इसको आपको यूज़ करना है तो भी आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली। जैसे कि ये कलर यहाँ पे अभी तो यहाँ ये कलर पर्पल है सपोज़, ओके, कलर पर्पल, तो इसको आपको यूज़ करना है तो आपके कोड में आपको लिखना पड़ेगा गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर r.color पर्पल। ओके, ये जो कलर रिसोर्स आपने डिफाइन किया है कलर पर्पल, उसको आपको यूज़ करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि अलग अलग RGB, RR, GGBB, ARGB, AA, RR, GGBB का संयोजन करके आप कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हो। और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ है तो 0 से F तक का कोई भी डिजिट या कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। डायमेंशन रिसोर्सेज, ये साइज़ के लिए होता है। Dimension resources are mostly used from the style and layout resources. They are useful for creating layout constants such as borders and font heights. Scale of dimensions are उसका जो स्केल है मतलब कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो पिक्सल हो सकता है, px, in हो सकता है, pt, mm, dp एंड sp। मतलब कि सपोज़ कि आपको जहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन में आपने हेडिंग्स लिखे वो सभी जगह पे आप एक समान साइज़ देना चाहते हो तो डायमेंशन को भी ऐसे रिसोर्स बना के आप सेव कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट हाइट, ओके, या हेडिंग टेक्स्ट साइज़। फिर उसको आप एक योग्य साइज़ अलोकेट कर दो रिसोर्स को, और फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, या प्रोग्राम में भी कर सकते हो और डिज़ाइन में भी कर सकते हो। देखो जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पर्पल को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो पर्पल को यूज़ करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कोड लिख के बताया था। वो जो रास्ता था वो
जावा का कोड था। जावा के कोड के ज़रिए हमने रिसोर्स को एक्सेस किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जावा में ही केवल उसको एक्सेस कर सकते हो रिसोर्स को, आप XML में भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि भाई ये सपोज मेरा फ्रेगमेंट 4 है, ठीक है। अब सपोज इसमें जो टेक्स्ट व्यू है उसमें मुझे वो पर्पल कलर यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सपोज टेक्स्ट कलर, यहाँ पे ऑलरेडी है टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर में मुझे वो पर्पल कलर यूज़ करना है, तो मैं किस तरह से करूँगा, रिसोर्स यूज़ करना है। ये टेक्स्ट कलर में मुझे जो कलर देना है वो एज फ्रॉम रिसोर्स देना है, तो शुरुआत करूँगा @color/ उसका नाम पर्पल, इस तरह से। तो कहने का मतलब कि रिसोर्स को आप XML में भी एक्सेस कर सकते हो और प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हो फ्रॉम जावा कोड। स्टाइल्स एंड थीम्स, यूजिंग स्टाइल्स वी कैन मेंटेन a consistent look and feel to our entire application. Style are applied to particular view elements whereas themes apply to all the views in a screen. Okay, स्टाइल और थीम क्या है? स्टाइल मतलब कि जब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आप कोई किसी व्यू को देना चाहते हो, और ऐसे बहुत सारे व्यूज़ आपकी एप्लीकेशन में, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन में बटन जो है, जहाँ पे भी मैंने बटन रखा है सभी जगह पे बटन को एक समान लुक में देना चाहता हूँ। उसमें टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का टाइप, फ़ॉन्ट फेस, टाइप फेस, फ़ॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल एट्सेट्रा, ये सभी एट्रीब्यूट्स में सबको समान देना चाहता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मैं बटन रखता हूँ हर जगह पे मुझे एक समान एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने होंगे। हो सकता है कि कहीं पे मैं भूल भी जाऊँ या गलती भी हो जाए, तो इसकी जगह पे हम ये कर सकते हैं कि बटन के जो एट्रीब्यूट्स हमें सेट करने हैं उनको हम एक स्टाइल बना के डिफ़ाइन कर ले, वेरी सिमिलर टू CSS इन HTML। ओके, एक स्टाइल बना के हम वो एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर देंगे, और क्या करेंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स है चाहे वो 10 हो, 15 हो, 5 हो, एक स्टाइल बना के, एक स्टाइल का नाम देके उसको सबको डिफ़ाइन कर लिया। अब जहाँ पे भी मुझे बटन यूज़ करना है, बटन में मैं एट्रीब्यूट कोई भी नहीं दूंगा ID के अलावा, केवल और केवल एक स्टाइल सेट कर दूंगा। जो मैंने स्टाइल दिया है वो एक लाइन में मैं स्टाइल सेट कर दूंगा। उसका असर क्या होगा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं स्टाइल में वो सब इस पर अप्लाई हो जाएंगे। दूसरी एक बात, स्टाइल जो है वो हम एक एट्रीब्यूट, एक व्यू को अप्लाई करते हैं, वेयरएज थीम जो है वो पूरी लेआउट को, पूरी स्क्रीन को अप्लाई होता है। मतलब पूरे स्क्रीन में जितने भी व्यूज़ है उन सबको उसकी असर होगी, ठीक है। और तीसरी बात कि स्टाइल और थीम्स दोनों को यूज़ करने के लिए एक कॉमन टैग है, स्टाइल टैग। ओके, चाहे आपको स्टाइल डिफ़ाइन करना हो या थीम डिफ़ाइन करना हो, डिफ़ाइन करने के लिए आप स्टाइल टैग का ही यूज़ करोगे, लेकिन उसको यूज़ कैसे करते हो वो डिफरेंस है। जब आप किसी व्यू को स्टाइल असाइन करते हो तो वो एक स्टाइल बनता है, और जब किसी लेआउट को आप स्टाइल असाइन करते हो तो वो थीम बनता है। रिसोर्सेज, स्टाइल, नेम इक्वल टू सम नेम, आइटम, फिर स्टाइल का नेम, ये एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू, अगेन आइटम, एट्रीब्यूट नेम, उसकी वैल्यू। इस तरह से हमने ये एक स्टाइल डिफ़ाइन किया। हम स्टाइल को इनहेरिट भी कर सकते हैं, एक स्टाइल को हम दूसरी स्टाइल में से इनहेरिट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे जो स्टाइल डिफ़ाइन किया है, स्मॉल टेक्स्ट, ओके, ये स्टाइल नेम इक्वल टू स्मॉल टेक्स्ट। अब ये स्मॉल टेक्स्ट है वो क्या है, ये वाला स्टाइल है, सॉरी ये जो स्मॉल टेक्स्ट है वो ये करंट स्टाइल है, और उसका पेरेंट कौन सा बनाया, बेस टेक्स्ट। बेस टेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, ये बेस टेक्स्ट है जिसमें से हमने इनहेरिट किया ये स्मॉल टेक्स्ट। तो कहने का मतलब कि इनहेरिटेंस भी पॉसिबल है स्टाइल में। ड्रॉएबल रिसोर्सेज, ड्रॉएबल रिसोर्सेज इंक्लूड बिटमैप्स एंड 9 पैचेस। मतलब कि आपको कोई इमेज, इम्यूटेबल इमेज आपके पास है, आपके कंप्यूटर में है, कहीं पे भी है, आपने डाउनलोड किया है, JPG, BMP, तो ऐसे इमेजेस को भी आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो इजीली। और यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, केवल
आपका जो ड्रॉएबल फोल्डर है, यहाँ पे आपका आप देखो तो ड्रॉएबल फोल्डर है, उसमें उसे पेस्ट कर देना है, PNG फाइल, JPG, वॉटएवर। ओके, फिर उसको एक्सेस करना है, मैंने आपको बताया था r.drawable करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो इस तरह से। All drawables are stored as individual files in the resource drawable folder. There are different drawable folders available for medium, high and low density screens, LDPI, HDPI, MDPI, etc. हर एक के लिए अलग अलग फोल्डर होता है और हर एक अलग अलग डेंसिटी वाले पिक्चर को आप अलग अलग फोल्डर में रख सकते हो। एंड्रॉयड उसमें से जो बेस्ट होगा आप डिवाइस की स्क्रीन के लिए उसको सिलेक्ट करेगा। ओके, यहाँ तक रखता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे बाकी के रिसोर्सेज।